पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर करने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इमरान खान का एहतजाज का ऐलान। नमाज जुम्मा के बाद मुजाहिरे होंगे। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसीज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम बिलबिला उठे। बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुल्क में शॉर्टफॉल 6775 मेगावाट हो गया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा, मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस, जदीद तरीन तकनीक और पेशा वराना हसूल पर तवज्जो मरकूज रखें। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक्सप्रेस न्यूज़ पर ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए देखिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख सकेंगे एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं हम प्रोग्राम के एक तो दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद, और इसमें हम कुछ और अच्छा एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं अमला हसन से पूछ रहा था, मैं ऑन एयर ही पूछ लेता हूँ कि क्या हल है। अब पेट्रोल तो 210 का हो गया और शुनेद ये है कि ये और भी ऊपर जाएगा, तो हल क्या है इसका? पैदल या साइकिल, दो ऑप्शन है। अच्छा, आज पैदल का तो नहीं, लेकिन साइकिल का आलमी दिन जरूर है। वी जस्ट डिसाइडिंग कि इसको कैसे हम आपको बताएं। तो आज साइकिल का आलमी दिन है। और दिलचस्प सूरत हाल ये कि दारुल हुकूमत जो कोपनहेगन है जी, इस मामले में उसके शहरी तकरीबन रोजाना 3 किलोमीटर की मसाफत से साइकिल चलाते हैं। और ये शहरियों का जो मजमूई सफर है, ये एक रोज में दुनिया के गिर्द 35 चक्कर लगाने के बराबर है। और इसके अलावा मौसम सरमा में इन ममालिक के अंदर 75% जो जरिया है, क्या कहना चाहिए, आने जाने का जो जरिया है वो साइकिलिंग ही है। ये तरक्की याफ्ता ममालिक की बात है। वहाँ पर साइकिल चलाना को इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। वैसे तो अब जो इकोनॉमी की पाकिस्तान एग्जैक्टली सिचुएशन है, ऐसे में आप पैसे भी बचा सकते हैं और आप सेहतमंद भी रह सकते हैं। और इसी हवाले से वर्ल्ड बाइसिकल डे आज मनाया जा रहा है, ताकि आप साइकिल पे जाएं और अपनी खुद को हेल्दी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पैसे भी बचाएं। मैंने सुना है शहबाज शरीफ साहब ने कहीं बात की है इस बारे में। अगर नहीं की तो करनी चाहिए। सस्ती साइकिल्स देनी चाहिए लोगों को, कम से कम स्टूडेंट्स को तो दी जा सकती है भाई। आप उनको कुछ सस्ता देने को ना कहें, सब वो महंगा नहीं, लेकिन आप देखें कि जो खाली रिक्शा और या स्कूल वैन वाला है ना, वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए महीने के लेता है एक बच्चे को स्कूल छोड़ने के। तो इतने तो बच सकते हैं कि अगर बच्चे ट्रेन हो जाएं, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर भी मिले। ड्राइवर और बस ड्राइवर क्या करेगा? वो पेट्रोल कम डलवाएगा, इस तरफ हमारे वो बचेंगे पैसे, डॉलर्स बचेंगे हमारे। सारी इकोनॉमी तो हम चला रहे हैं यहाँ पे बैठ। खैर जनाब, इस हवाले से एक तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। कोशिश करें आप जितना पैदल चल सकते हैं, गाड़ी को, व्हीकल को अवॉइड कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर लें, तो पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत के लिए अच्छा। साइकिल से 4 लोग जा रहे हैं तो अलग अलग गाड़ी पे जाने की बजाय एक गाड़ी पे 4 लोग नहीं, घर से गाड़ी पे जाने के, पेट्रोल में जाने के। अच्छा चले, ये मशवरे नहीं रुकेंगे। आप टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज देखें दूसरे आर की। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में अफेरा फैज बताएंगी फतह की जमानत समझी जाने वाली जमजमा तोप की 3 सदियों पर मुहित दास्तान। वजदान की सुने या अक्ल की, जिंदगी में फैसले कैसे किए जाएं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। बॉक्सिंग की दुनिया पर राज करने वाले लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली के मद्दाह आज उनकी 6ठी बरसी मना रहे हैं। जी, हेडलाइन
हेडलाइंस आपने जानी, अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें फेरा फैज आज हमें बता रही हैं फाते की जमानत समझे जाने वाली जो जमजमा तोप है उसकी 3 सदियों पुरानी एक जो दास्तान है, उस तोप की क्या दास्तान है, देखते हैं आज के मेरे पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल चौक पर और यहाँ पर नस्ब ये तोप एक तवील जंगी जिद्दोजहद की दास्तान सुना रही है। यहाँ से गुजरने वाले हजारों अफराद इस तोप की तारीख के बारे में नहीं जानते, लेकिन आज के इस सेगमेंट में मैं आपको इस तोप की दास्तान सुनाऊंगी। अगर इसको बेजान गाजी कहा जाए तो भी गलत ना होगा। आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि आखिर इस तोप को पंजाब में हुकूमत की जमानत क्यों समझा जाता था, इस तोप को कब, क्यों और किस लिए बनवाया गया। आज के इस सेगमेंट में जानेंगे इस तोप की कहानी के बारे में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैजान अब्बास नकवी उर्फ लाहौरी खोजी। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये तोप जो है ये बनवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? जी, बुनियादी तौर पे अगर हम लाहौर की तारीख का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि अफगानिस्तान से भी लाहौर पे हमले हुए। अच्छा। और उसमें जब अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत 17वीं सदी में जब यहाँ हुई तो उस वक्त भी लाहौर पे उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान 9 हमले किए। जब उनको पता चला कि मरहट्टे बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है पंजाब से होता हुआ KP की साइड पे जा रहा है, तो उस वक्त उनको रोकने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर भी हमला किया और लाहौर से आगे के इलाके भी फतह किए। अच्छा। तो उन मरहटों की उस ताकत को रोकने के लिए उन्होंने जो अहमद शाह अब्दाली के वज़ीर आज़म थे शाह वली खान, उनके मशवरे से लाहौर के अंदर रहते हुए एक तोप बनाने का हुक्म दिया। अच्छा, तो क्या ये एक तोप बनाई गई थी? नहीं जी, बुनियादी तौर पे 2 तोपें वजूद में आई थी। जब लाहौर में उन्होंने तोपें बनाने का हुक्म दिया तो उस वक्त लाहौर के जितने भी हिंदू घराने थे उनको कहा गया कि आप अपने घर से खराज के तौर पे जो है वो अपने बर्तन दें। फिर उनको डलाने के बाद, पिघलाने के बाद ये 2 तोपें वजूद में आई थी। एक तोप तो ये है, दूसरी तोप कौन सी थी? दूसरी तोप अहमद शाह अब्दाली जब वापस अफगानिस्तान जा रहे थे तो रास्ते में दरिया चनाब में चूँकि पानी बहुत ज्यादा था और वहाँ पे एक तोप जो है वो जाते हुए डूब गई थी। अच्छा, और दूसरी जो तोप ये आपके सामने है, इसको चूँकि इसका वजन बहुत ज्यादा था, लाहौर के हाकिम उस वक्त नवाब अब्दुल्ला खान थे, उनकी निगरानी में इस तोप को लाहौर उनकी सिक्योरिटी में छोड़ दिया गया। तोप बनने के बाद कौन सी पहली जंग थी जो इस तोप ने लड़ी थी? 1761 में फिर जब अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली की तरफ बढ़ी तो उस वक्त मरहट्टे दिल्ली फतह कर चुके थे और उसके बिल्कुल करीब ही एक छोटा सा किला था कुंजपुरा का। अच्छा। वो भी उनके कब्जे में जा चुका था। तो अहमद शाह अब्दाली ने फिर पानीपत का एक मैदान जो उस वक्त, इससे पहले अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो 3 मरतबा हिंदुस्तान की तारीख का धारा बदलने वाला जो ये जगह है पानीपत, इसमें एक पहली जंग ज़हीरुद्दीन बाबर ने लड़ी, दूसरी जंग उसके बाद शहनशाह अकबर ने लड़ी और तीसरी जंग अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की जंग में इस तोप ने कितनी जानें ली थी? जी, अगर हम मजमूई तौर पे बात करें तो अहमद शाह अब्दाली की फौज की तादाद कमोबेश 1.25 लाख थी। अच्छा। और जबकि मरहट्टे और दूसरे उनकी इत्तेहादी फौजें जो थी उनकी तकरीबन 90,000 थी। तोप के कारनामों में ये भी है कि इन्होंने यहाँ की जो मुकामी मरहटों की फौज थी उनके ऊपर खचे उड़ा दिए और मजमूई तौर पर मरहटों की 90,000 में से तकरीबन 65,000 फौज मारी गई थी। जब ये पानीपत की जंग हो गई उसके बाद ये तोप कहाँ गई थी? अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज पानीपत में जो है फतह पाने के बाद जब वापस लाहौर अहमद शाह अब्दाली आया तो वो इन तोपों को वापस अपने साथ अफगानिस्तान ले जाना चाहता था। ये तोप इस लिहाज से भी अहम है कि आने वाले ज़मानों में ये एक फतह की अलामत के तौर पर बन के सामने है। बिल्कुल ऐसा है, मतलब जो जीतता था वो कहता था कि ये तोप बिल्कुल, वो समझता था कि अगर ये तोप मेरे पास आ गई तो फतह मेरे पास फतह उसके पास। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ये तोप जो है ये गुजरांवाला भी जाती है। उसमें ऐसा था कि जब लाहौर से अहमद शाह अब्दाली वापस जा रहा था ठीक है। तो इसको लाहौर के नवाब अब्दुल्ला खान के हवाले कर गया। अच्छा। और ये लाहौर के जो बारूद खाना था जो उस वक्त कोट ख्वाजा सईद के इलाके के करीब कहीं वाक़या था,
वहाँ ये रख दी गई। और फिर 1 साल के बाद ही लहना सिंह भंगी ने वहाँ पे हमला किया और वहाँ से ये तोप छीन ली, और इस वजह से फिर इस तोप का नाम भी भंगी तोप पड़ गया। और उसने फिर ये किया कि इसके पहिए उतार कर इसको लाहौर के शाही किले में नस्ब कर दिया। और फिर ये तकरीबन 2 साल वहाँ पे नस्ब रही। गुजरावाला की शक्कर चकिया मिसल थी, उन्होंने ये डिमांड की सरदार चढ़त सिंह ने कि इस जो लाहौर को हमला करने में हमने जो आपको सपोर्ट किया उसमें हमारा माल गनीमत में हिस्सा दिया जाए। तो लहना सिंह भंगी ने कोशिश की थी कि किसी तरीके से इसको टाल दिया जाए। अब वो भी तोप मांग रहे थे और ये तोप देना नहीं चाहते थे, तो फिर क्या हुआ? तो आखिर यही हुआ कि उन्होंने कहा कि इसको हम तोप ही ऑफर करते हैं। अच्छा। और जितनी ये वजनी और जितनी भारी है तो लेके नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन चढ़त सिंह जब यहाँ लाहौर आया तो उसने अपनी 2000 फौज सिर्फ इस तोप को उतारने और खींचकर गुजरावाला ले जाने में लगा। तो क्या वो लोग सक्सेसफुल हो गए थे? जी, वो यहाँ से गुजरावाला अपना जो उनका आबाई इलाका था वहाँ ले गए और फिर वहाँ ज्यादा अरसा रही नहीं। अलीपुर चट्ठा के जो 2 चट्ठा बरादरान थे, खान मोहम्मद चट्ठा और पीर मोहम्मद चट्ठा, अच्छा। उन्होंने उस खानदान से ये तोप छीन ली और वो अपने साथ इसको अलीपुर चट्ठा ले गए। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर ये दोबारा जो गुजर सिंह था वो बाद में लाहौर का हाकिम भी बना, उसने चट्ठा बरादरान की मदद की थी इस तोप को छीनने में। बाद में फिर उसने ही ये तोप उनसे चट्ठा बरादरान से छीन ली। 1 साल बाद सरदार झंडा सिंह भंगी, एक दूसरा भंगी सरदार, वो गुजर सिंह से ही तोप छीन के अमृतसर ले गया। ये तोप अब अमृतसर पहुंच चुकी है, लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि ये तोप रंजीत सिंह के पास पहुंची थी। जी, लाहौर में रंजीत सिंह ने 1799 में कब्जा कर लिया। अच्छा। और फिर अमृतसर, चूँकि लाहौर का एक जुड़वा शहर है और सिखों के मजहबी लिहाज से भी बड़ा अहम शहर है, हाँ। तो महाराजा रंजीत सिंह ने 1802 में अमृतसर पर हमला किया और अमृतसर को फतह कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर उसको जब इस तोप का पता चला तो उसने सबसे पहले ही इस तोप को अपने कब्जे में लिया। अच्छा, उन्होंने भी अपने कब्जे में तोप ही ली। वो चूँकि एक अलामत बन चुकी थी फतह की, इसलिए उसने सबसे पहले इस तोप को अपने कब्जे में लिया और झंडा सिंह भंगी से ये तोप ले ली। महाराजा रंजीत सिंह जब बाकायदा पंजाब का हुक्मरान बना तो उसने फिर इसको डस्का में, उसके बाद सियालकोट की फतह में, फिर इसको मुख्तलिफ इलाकों की फतह के साथ साथ मुल्तान की जंग में इस्तेमाल किया। और मुल्तान की फतह के बाद और उस जंग में बाकायदा इस तोप को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा। बाद में माहिरीन ने इसको नकारा करार दे दिया। अच्छा। तो महाराजा रंजीत सिंह ने फिर इसको लाहौर के दिल्ली दरवाजे पे नस्ब कर दिया गया। अच्छा। और फिर ये एक तवील अरसा वहाँ पर नस्ब रही। रंजीत सिंह के दौर के बाद अंग्रेज़ों का दौर भी आया और इस तोप के घन गरज के किस्से जो हैं वो बड़े मशहूर भी थे। तो क्या अंग्रेज़ों ने इसको इस्तेमाल किया था? नहीं जी, चूँकि मुल्तान की मुहिम में 1818 में ही इसको नकारा करार दे दिया गया था। अच्छा। बल्कि बरतानिया का बेटा एल्फ्रेड डेविड जब लाहौर आया तो उसके इस्तकबाल के लिए माल रोड को सजाया गया। इस तोप को दिल्ली दरवाजे से उतार कर यहाँ पे नस्ब कर दिया गया। अच्छा। फिर कुछ अरसा ये तोप यहाँ नस्ब रही। बाद अज़ां इसको पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आर्मी को भिजवाया गया और जहाँ इसकी दोबारा से एक दफ़ा तज़ीनो आराइश की गई, इसके ये दोबारा जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था इसको चेंज किया गया। और फिर 15 जनवरी 1978 को ये इस जगह पर नस्ब कर दी जहाँ आज आपके सामने है। लेकिन आज अगर हम इस तोप की हालत देखें जो एक वक्त में बड़ी अहमियत की हामिल थी, आज यहाँ पर कबूतरों का बसेरा है और इस तोप की सफाई सुथराई का भी इतना ख्याल नहीं रखा गया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? परिंदों की वजह से इसकी ज़ाहिरी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल खराब हो पड़ गई है, बहुत मान पड़ गई। और इसके इर्द गिर्द के माहौल के देखा जाए तो वो भी कोई शायान शान नहीं है। थैंक यू सो मच फैज़ान, आज आपने हमें इस तोप की हिस्ट्री के बारे में बताया जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको फतह की अलामत समझी जाने वाली जमजमा तोप की 3 सदियों पर मुहित दास्तान सुनाई। नाज़रीन, ये तोप हमारा कौमी असासा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग इसकी तारीख से नावाकिफ़ हैं। लाहौर की माल रोड पर ये एक झूमर की मानंद है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।